वतन चांद सितारे तेरे, कैसे खुश रंग हैं हर समत नजारे तेरे। इकबाल ने देखा तुझे ख्वाबों में सजाया, इकबाल ने देखा तुझे ख्वाबों में सजाया, और कायद ने है नक्श उभारे तेरे। तुझको पाने के लिए कितनों ने जाने दी हैं, तुझको पाने के लिए कितनों ने जाने दी हैं, हम इन्हें कैसे भुला दें जो हैं प्यारे तेरे। मेरी पहचान मेरी शान मेरी आन है तू, ऐ मेरे प्यारे वतन हम हैं सहारे तेरे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया वहाब। आज 14 अगस्त है, हमारी जश्न आज़ादी का दिन। आज का दिन हम चाहकर भी नहीं भुला सकते। आज का दिन तारीख का वो दिन है कि जब कुफ्र व शिर्क को मात हुई, जब हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बच्चों ने लाखों जानों का नजराना पेश किया, तब जाकर हमें ये वतन नसीब हुआ है। जब पाकिस्तान वजूद में आया तो काफी लोगों ने कहा कि ये चंद माह से ज्यादा जम ना पाएगा, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से आज तारीख गवाह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कायम भी हैं, और हमने अपनी जद्दोजहद से साबित किया कि अगर इंसान के अज़ाइम पुख्ता हों तो वो हर काम कर सकता है। तो ये आज़ादी का दिन आज हम मनाने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। अपने मेहमानों का भी मैं तारुफ कराती हूँ जिनके साथ आज हम अपनी आज़ादी के दिन को मनाएंगे और इनसे जाने कि वो किस तरह से मनाते हैं आज़ादी। मेरे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड कर्नल सैयद बाकिर एहसन साहब, इनको वेलकम करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो जी, अल्लाह आपको भी, सबको, हमारे जितने भी सुनने और देखने वाले हैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड कर्नल सत्तार खालिद। सर, आपको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। सर, आपको भी आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको बहुत बहुत आज़ादी मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। जो पाकिस्तान से दूर कहीं पर भी बैठे हुए हमारे वो मुसलमान बहन भाई, उनको भी मेरी तरफ से एक बार फिर से आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अपने मेहमानों से बात करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि आज 14 अगस्त है, तो सर हमें आज़ादी की क्यों जरूरत महसूस हुई? आपको क्या लगता है इसके पीछे बेसिक रीजन क्या है? बेसिक रीजन तो आपको, हमारे साथ तमाम सुनने वालों को पता होगा कि भाई दो कौमी नजरिया जो दिया गया था उसमें भारत में हिंदू मेजॉरिटी थी और मुसलमानों की मिनॉरिटी थी। बहुत कोशिश की कि जी मुल्क हमारा डिवाइड ना हो, लेकिन आपको पता है कि मुसलमानों के एक अपने अंदाज़े जिंदगी है, एक अपना अंदाज़े क्या नाम है, मजहबी त्यौहार है, सब चीजें उनको मनाने में बहुत सारी दिक्कत आती थी। फिर हमें आसानी से एजुकेशन के लिए या हेल्थ के लिए या और मुख्तलिफ काम करने के लिए हमें वो चीजें कोटे में रखी जाती थी, इसलिए हमें ये महसूस हुआ। और फिर हमारे बहुत सारे इलाके उस वक्त मेजॉरिटी मुसलमानों वाली थी, तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते जब बात नहीं बनी कि इकट्ठा रहेगा, तो फिर हमने ये मुतालबा कर दिया। ख्वाब तो अल्लामा इकबाल ने देखा था, लेकिन कायदे आजम ने फिर कांग्रेस को, जो उनकी हिंदुस्तान की पार्टी थी, बड़ा समझाया कि जी हम इकट्ठे रहेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी बात को अपने आप को ऊपर रखने के लिए, अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए उन्होंने हमें काफी परेशानियां दी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुतालबा जन्म ले आया, और इसी तरह ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जहां पर बहुत सारी लोगों की, मुसलमानों की मेजॉरिटी थी, एक आवाज उठी और फिर वो हमारा पाकिस्तान बन गया और वो भारत बन गया। लेकिन इसमें एक बात जो बार बार परेशानी का बाइस बनती है वो ये है कि जब हमने पार्टीशन ले लिया या अपना मुल्क बना लिया, तो हमारे वो लोग जो हिंदुस्तान से माइग्रेट करके इधर आए या बंगाल से ईस्ट पाकिस्तान में गए, उनका उतनी गर्मजोशी से या उनका इतनी अच्छे तरीके से वेलकम नहीं हुआ। हालांकि जो माइग्रेट करके जाने वाले थे उन्होंने खुदा ना खास्ता किसी की कोई चीज पर कब्जा नहीं किया था। जो लोग यहाँ से छोड़ के गए थे, यहाँ से हिंदू गए, सिख गए, उनकी जगहों पर या उनके मुकामों पे या उनकी जायदादों
सरहदों पे उनको भी जमीन दी गई, इसी तरह बंगाल में वो गए, लेकिन एक शुरू से ही लोकल और महाजिर की रिफ्ट डल गई, जिसकी वजह से काफी परेशानी रही। लेकिन फिर भी अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आज हम जश्न आज़ादी बड़ी आराम से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े जोश व वलवले से, इसमें छोटे बड़े बुजुर्ग सब हिस्सा लेते हैं और तमाम सड़कों के ऊपर एक रौनक आ जाती है और सारे अपने अपने अंदाज से कोई गाने गाता है, कोई बड़े बड़े झंडे लगाता है। और तो और मैंने तो ये भी देखा कि एक बंदे ने मोटरसाइकिल पे बहुत लंबा मिसाइल बनाया था, उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा था और लेके कैरी कर रहा था, और वो लोगों ने कहा कि भाई तो कोई और चीज कर लो, नहीं ये पाकिस्तान का मिसाइल। सर वो जज्बा, वो जुनून, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहे थे ना। अच्छा कर्नल सत्तार साहब, आप मुझे बताइए। मैं गुजारिश जी करता हूँ कि जश्न आज़ादी जो 14 अगस्त को हम मना रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस आज़ादी को हासिल करने में जो हमारे मुसलमानों का और हमारे मुसलमानों के लीडरों का किरदार है, और इस मंजिल तक जब हम आज तक यहाँ पहुंचे हैं, हमें सबसे पहले तारीख को देखना चाहिए कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे हैं। सर बच्चों को भी इस बारे में मैं समझता हूँ कि हमने काफी सारे प्रोग्राम हम देखते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, बेशुमार तकारीर और चीजें हम देखते हैं, लेकिन कोई हमें इस चीज से आगाही देता ही नहीं है। बिल्कुल कि ये चीजें कैसे हुई। मैं थोड़ी सी आपकी जरा तारीख के हवाले से आपको रोशनास कराना चाहता हूँ। हमारे इस बड़े सगीर पे मुसलमानों की हुकूमत रही और 1000 साल तक मुसलमान इस खित्ते पे, जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, ये यहाँ पे सिख क्रिश्चियन सारे सिख भी थे, गैर मुस्लिम भी थे, ईसाई भी थे, क्रिश्चियन और यहूदी बेशुमार सारी, लेकिन मेजॉरिटी वहाँ पे हिंदू की थी उस वक्त। जी बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की 1000 साल तक हुकूमत रही और तारीख ये गवाही देती है कि आज तक किसी हिंदू की इस पूरे बर्रे सगीर पे हुक्मरानी नहीं रही। ठीक है। बदकिस्मती से एक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अंग्रेज यहाँ जी, और वो एक कंपनी छोटे से एक कारोबारी इदारे के नाम पे यहाँ आहिस्ता आहिस्ता अपना कदम बढ़ाते हैं और हमारे ही लोगों में अपने कुछ किरदार अपनी कंपनी के साथ मिला देते हैं। 1758 के अंदर फाइनली वो जो फाइनली मार्का जंगे प्लासी जो बंगाल के अंदर हुई, आपने नाम सुना होगा मीर जाफर, जो आजकल हमारे सियासी हलकों में भी बेशुमार के मीर जाफर, मीर सादिक का नाम आप टीवी पे सुन रहे हैं। जी सर। तो ये मीर जाफर कौन था, ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि उस वक्त नवाब सिराजुद्दौला जो हाकिम बंगाल था, उसके पास 50,000 की सिपाह मौजूद थी उस बंगाल को हिफाजत करने के लिए, और लॉर्ड क्लाइव जो कि अंग्रेजों का सिपाह था, उसके पास टोटल 3000 प्लस की सिपाह थी। इसके साथ फ्रेंच के दस्ते भी साथ थे बंगाल वालों के जी। और उसके बावजूद वो शिकस्त खा गए बंगाल वाले। 1717 बात कर रहा हूँ, और वो वक्त था कि अंग्रेज ने बंगाल पे कब्जा किया, और उस कब्जे के बाद हमारा मुसलमानों का शुरू, और उसके बाद पूरा अंग्रेज इस पूरे, उसमें किसका किरदार था? मीर जाफर। मीर जाफर था सलार, हमारे ये जो नवाब सिराजुद्दौला की जब सिपह सलार अंग्रेजों के साथ मिल गया, यस, तो वो डिफीट होगी 50,000 3000, और उसके बाद आपने देखा कि गैर मुल्की साजिश के तहत अंग्रेज इस और फिर वो कब्जा इतना चला कि जो कुव्वतें थी, ये कौमें थी, मुसलमान, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, ये सारे महकूम हो गए। इन्होंने नेशनल
کانفرنس کی، اتحاد کیے، 1857 میں ان کو دوبارہ ہوش آیا اور انہوں نے انگریز کے خلاف سب نے مل کے، اس میں یہ نہیں ہم کہیں گے کہ مسلمانوں نے یا کسی نے، اس میں ہندو بھی شامل تھے، سکھ بھی شامل تھے، انگریزوں کے خلاف بغاوت، لیکن اگین وہ بغاوت بھی ناکام ہوئی، لیکن اس میں انگریزوں کے پاؤں اکھاڑ دیے گئے تھے۔ انگریزوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ قوم اب جاگ گئی ہے، اور اس وقت متحدہ ہندو کی قومی جماعت اکٹھی تھی، اور پھر 1897 یا اس میں آل پارٹی انڈین کانگریس کا بنیاد رکھی، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ اس میں شامل، بالکل شامل۔ تو انہوں نے بعد میں بے شمار تحریکیں جس میں عدم وہ کیا کہتے ہیں سول نافرمانی کی تحریک کی، عدم اعتماد، سول نافرمانی کی، انگریزوں کی کوئی بات نہیں ماننی اور سارا کچھ، لیکن قائد اعظم نے کچھ دیر کے بعد محسوس کیا کہ یہ جو ہندو بنیا ہے یہ ہمارے ساتھ سازش کر رہا ہے، اور ان کے جو عزائم ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ کنسائڈ نہیں کر رہے۔ تو 1906 میں بنگال ہی میں نواب سلیم الدولہ ہے نام، پتہ نہیں اس طرح کا ہے، نواب سلیم ہے، انہوں نے بنگال میں آل پاکستان مسلم لیگ کی بنیاد رکھ دی، اور وہاں پہ مسلم لیگ نے یہ اپنی تحریک کا آغاز کیا، اور 1940 میں لاہور کے اندر ایک قرارداد منظور ہوئی، قرارداد پاکستان، جس میں برملا یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہمارے جو بر صغیر کے مسلمان ہیں، ہم کسی لیول پہ بھی، کسی مشن پہ، بے شمار اس میں بیچ میں آپشن آتے رہے، فلاں کمیشن مل جاؤ، اکٹھے رہ لیں گے یہ، تو اس قرارداد میں قرارداد پاکستان کے نام سے جس کو ہم یاد کرتے تھے، مارچ کے اس پہلی شمع روشن ہوئی کہ ہم نے علیحدہ پاکستان، علیحدہ ایک سلطنت یا علیحدہ ایک اسٹیٹ کا نام دیا گیا۔ الحمدللہ کچھ عرصے کے بعد ایک صاحب رحمت علی خان، انہوں نے اس اسٹیٹ کو پاکستان کا نام دیا کہ جی ہمیں، اور اسی وقت پہلے انیشلی قائد اعظم رحمت اللہ علیہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے کانگریس کے بعد، لیکن وہ یہاں کی سیاست سے تبدیل ہو کے وہ انگلستان چلے گئے، ان کو دوبارہ لایا گیا۔ 1940 میں انہوں نے ان کی صدارت سنبھالی، اور اللہ کے فضل سے 1947 میں یہ ملک معرض وجود میں آیا۔ اور سب سے بڑی خوبصورتی یہ تھی کہ جس وقت یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن صاحب یہاں کے پاس رہے تھے، اور انہوں نے یہ ویسے تو 15 اگست 14 اور 15 کی شام رات کو یہ ملک آزاد ہوا ہے، لیکن یہ صاحب کہیں دورے پہ گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں دونوں ملکوں کا وہ جو ان کے گورنر جنرل کا اوتھ لوں۔ تو 14 کی شام کو وہ تشریف لائے یہاں، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے گورنر جنرل کا حلف لیا، اور اس لیے ہمارا یوم آزادی 14 کو ہے اور ان کا انڈیا والوں کا 15 کو۔ تو اس دن ہم نے آزادی لی۔ اس پورے مرحلے میں جو میں نے آپ کو 1757 سے لے کے 1947 تک ہے، بے شمار قربانی مسلمانوں کی بھی ہیں، ہندوؤں کی بھی ہیں، سکھوں کی بھی ہیں انگریزوں کے خلاف، لیکن جیسے کرنل صاحب نے بتایا کہ 1940 کے بعد جو قربانی مسلمانوں نے دی اس کا تذکرہ ہم کہیں بھی بالکل نہیں کرتے، اور وہ ہمارے یہ سیاسی زعماء، ہمارے مفکر، ہمارے تاریخ دان وہ نہیں بتا رہے۔ ہمارے لوگوں کے ساتھ جتنا ظلم ہندو بنی نے، سکھوں نے اور انہوں نے مل کے کیا ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ وہی تھی جو سر سید احمد خان نے آج سے
1757 और उसमें अलीगढ़ में जो एक 2 कौमी नजरिए का तस्वर दिया था कि हमारा तहजीब, हमारा हमारी इबादत, हमारा सब कुछ डिफरेंट है उनसे, हम नहीं रह सकते आपके साथ। बिल्कुल, वो जो 1000 साल वाला पुराना तस्वुर पेश करते हैं वो नहीं चलेगा भी, बिल्कुल, क्योंकि हमारी आबादी का रेशो, आपकी आबादी का रेशो रात दिन का फर्क है। हम 20 करोड़ हैं, आप 1 अरब के करीब हैं जी। तो इसलिए इसके बावजूद कैद आजम की आप शख्सियत कहें, उनकी ईमानदाराना सोच कहें और उनकी डिवोशन कहें, इस जज्बे के साथ उन्होंने ये कबूल किया। हालांकि इसमें भी हमारे साथ मुसलमानों के साथ गद्दारी की गई। मैं समझता हूँ कि एक मुल्क को वहां बनाया गया, दूसरे को इधर किया गया और लाखों मुसलमानों को माइग्रेट करके इधर भेजा गया और उनको कत्ल गारत कराया गया। जी बिल्कुल। लेकिन अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि हमें आजादी मिली और इस आजादी को हमें बरकरार रखना चाहिए और इस आजादी को बरकरार रखने का वही असूल है जो कैद आजम ने फरमाया है। बिल्कुल। इत्तेहाद, ईमान, तंजीम और यकीन मौका। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी जो मैंने बड़ी अच्छी, आपने पूरी 200 साल की हिस्ट्री को दरिया को कूजे में बंद किया है। लेकिन बात यह है कि जो कायद आज़म ने अभी जो लास्ट में आपने यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन की बात की है, इसमें यूनिटी कोई नोबल बदल नहीं है कि हम सब एक होने चाहिए, समझ भी आती है, लफ्ज भी आसान है। सर लेकिन एक बात मैं करना चाहूंगी, जब भी कोई हादसा होता है हम लोग एक हो जाते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। कहीं सैलाब हो जाए, हमारी आर्मी का तो मेन रोल होता है ना उसके अंदर, कोई आए ना आए हमारी आर्मी तो पहुंच जाती है वहां पे, उनको फूड प्रोवाइड करने के लिए, उनको हर चीज प्रोवाइड करने के लिए ना। उसकी वजह ये होती है कि हमने तमाम चीजों को पहले से प्लान किया हुआ होता है। सॉरी कि फ्लड में क्या करना है, खुदा ना खास्ता कोई बीमारी फैल जाए अचानक तो क्या करना है, हादसा हो जाए तो क्या करना है, ज़लज़ला आ जाए तो क्या करना है। तो वो एक हमारे सारी उसको कंटीजेंसीज होती हैं, उसको बार बार उसको दोहराते रहते हैं, उसको चेक करते रहते हैं, कोई नई चीज आती है उसमें शामिल कर लेते हैं। और इसलिए वो क्योंकि हमारा एक बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का एक डिसिप्लिन है तो उसकी वजह से हमें करना चाहिए। और हमारा मुल्क है, फौज इसमें बड़ा प्राइड महसूस करती है जब इस तरह के कामों में हिस्सा लेती है। लेकिन जो मैं चीज यहाँ बताना चाह रहा था ना, इसमें यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भी टाइम पर आओ, ईमानदारी से आओ, झूठ मत बोलो। जो फेथ है ना, फेथ का मतलब है ट्रस्ट bestowed upon, यानी इसका मतलब है जो एतमाद इस सेटअप ने मोहतरमा पे किया है कि ये अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से, सच्चे दिल से, पूरे जस्टिस के साथ और पूरे लगन के साथ ही अदा करेंगे। इस लफ्ज ने हमारी जो थी ना वो डायरेक्शन को डिस्टर्ब कर दिया। इसको हमारी इस्लामी जो पार्टियां थी उन्होंने पाकिस्तान की बनाने में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान बन गया वो नारा लगाकर अल्लाह का नाम इस्तेमाल कर कर, ला इलाहा इल्लल्लाह कर कर, और वो छा गए। उन्होंने उस लफ्ज फेथ को ऐसा चेंज किया कि हमारे तमाम ऑफिसेज में जहां भी कोई अफसर बैठा है, चौकीदार बैठा है, एसी बैठा है, डीसी बैठा है, सेक्रेटरी बैठा है, कहीं भी कोई बैठा है, उसको फेथ का नहीं पता। अच्छा। क्योंकि हमें बताया नहीं गया कि फेथ का मतलब क्या। बड़ा आसान है कि जो मुझे ड्यूटी दी गई है, अब यहां मैं बोल रहा हूं ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई लफ्ज ऐसा अदा न करूं जिससे किसी की दिलो आजारी हो। इन्होंने जो सारी बात की है, इन्होंने भी ऐसी बात की, ये जो अपनी ड्यूटी करे। तो यहां मैं लुबे लवाब ये बात कर रहा हूं कि जो फेथ है ना, उसकी डेफिनेशन बतानी बार बार हर महकमे में, हर उसमें दफ्तर में बताना जरूरी है कि यूनिटी का क्या मतलब है। एक यूनिटी के अंदर से 5 या 6 लफ्ज निकलते हैं, फेथ के अंदर से 10-12 लफ्ज निकलते हैं, डिसिप्लिन के अंदर से 10-12 मीनिंग निकलते हैं। तो कहने का मकसद है कि ये हमने लोगों को बताया ही नहीं, जिसकी वजह से आज हमारे मुल्क में अगर आप ये देखें, परसों चौथ की बात है, पूरी सड़क खाली थी। अच्छा, मैं एक मिसाल दूं, अब ये गलती किसकी है? घर वालों के पेरेंट्स की है या हमारे पढ़ाने वाले इदारों में है? वो मैं कार को मोड़ रहा हूँ, कार बिल्कुल खाली सड़क है, मुहर्रम की वजह से मैं गाड़ी को
मोड़ रहा हूँ, तो जाहिर है जब मैं मोड़ रहा हूँ तो दूसरी साइड पे आ गया। तो मैंने जैसे ही वो तेजी से आया मोटरसाइकिल वाला, वो आपको पता है मोटरसाइकिल हमारे रोकता ही नहीं है, चाहे दाएं से जगह मिले बाएं से मिले। तो ये आजादी का ये मतलब तो नहीं है ना कि आप तूफान बदतमीजी शुरू कर दें। आजादी का मतलब है कि एंजॉय करो, डिसिप्लिन में रहो, अपनी हद में रहो, अपनी साइड पर रहो। तो उस बच्चे ने मुझे पता क्या है, आपको गाड़ी चलाने की तमीज नहीं, उसने बिल्कुल एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि यार इस बंदे की एज क्या है। वो हालांकि भाई यंग बॉय है, सब कुछ समझता है, और वो ये कह के चलो मैं यार मैं माफी चाहता हूँ, मेरे से गलती होगी, लेकिन आप भी थोड़ा सा ख्याल करें। मैं तो ऑलरेडी इंडिकेटर दे के मोड़ रहा हूँ। पूरी दुनिया में एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ सबके लिए, टीवी में भी देखें, अगर आप गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं, आपकी रिवर्स लाइट जलेगी, आप राइट इंडिकेटर दे रहे हैं, लेफ्ट इंडिकेटर दे रहे हैं, तो सामने से आने वाला या इधर से आने वाला, पीछे से आने वाला, वो देख लेता है कि ये इंडिकेटर दे रहा, लेफ्ट टर्न करेगा, राइट टर्न करेगा, जो रिवर्स कर रहा है वो रिवर्स रुक जाएगा वो एक लम्हे के लिए, और वो बंदा बड़े आराम से रिवर्स कर लेगा या टर्न कर जाएगा। हमारे लोग हॉर्न पे हॉर्न देते। आजादी का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप बदतमीजी शुरू करते हैं। जी अच्छा सर, मेरी इसमें थोड़ी सी गुजारिश जी ऐड करना चाहूंगा। देखिए, आजादी लेना कोई इतना आसान काम नहीं है सर, बिल्कुल। इसमें बहुत एफर्ट्स, कुर्बानियां और बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। सर एक क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूंगी आपकी थोड़ी सी बात काट के, कि इन्होंने जैसे बात की कि हमारी जो बुनियाद रखी गई दो कौमी नजरिए पे रखी गई, क्या हम उस तरह अपने वतन की हिफाजत कर रहे हैं? यही मैं बताना चाहता हूँ, इसी पे आता हूँ, दो कौमी नजरिए पे। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि आजादी का हसूल बहुत बड़ी स्ट्रगल के बाद मिलता है जी, एफर्ट्स के बाद मिलता है, कुर्बानियों के बाद मिलता है। जब ये आप इसके हसूल को अचीव कर लेते हैं, इससे बढ़कर उसका क़याम, उसको मेंटेन करना, उसको कायम रखना, वो उससे भी बड़ी जिम्मेदारी में आ जाता है जी। आप कौमों की हिस्ट्री पढ़ लें जी, लोगों ने आजादी ली हैं लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाए, खत्म हो जाते हैं जी। वो क्यों खत्म होते हैं कि वो जो नजरिया था जिसके तहत वो कायम हुए थे, उसको भूले, खत्म हो गए। और किसी ने बड़ी प्यारी बात की थी, और मेरे से थोड़ी बुरी, ये एक साहब का मैं कालम पढ़ रहा था कि हम सब लोग इमाम हुसैन के झंडे के नीचे तो आना चाहते हैं, सारी दुनिया तलबगार है कि इमाम हुसैन के झंडे के नीचे आ जाए, लेकिन इमाम हुसैन का जो बताए हुए काम है वो नहीं करते। काम सारे यजीदी और तलबगार हुसैन के झंडे के, ये पॉसिबल नहीं है। दो कौमी नजरिए का जो एक कॉन्सेप्ट दिया सर सैयद ने, उसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने, अमली जामा कायदे आजम ने, बदकिस्मती ये है कि हमारी लीडरशिप उसको कायम नहीं रख सकी। अब ये ना समझे जाए कि मैं एक फौजी हूँ, साथ फौजी, बिल्कुल अदब के साथ हम सारे पाकिस्तानी हैं। हम उस फलसफे को, उस कॉन्सेप्ट को, वो जो एक नजरिया था, दो कौमी नजरिया या पाकिस्तान की असास थी, इत्तेहाद, तंजीम और ईमान और ये यकीन महकम, हम उसको भूल गए, जातियात में पड़ गए, आपस के झगड़ों में पड़ गए, अपना कौमी मफाद की जगह जाती मफाद हमने मुकद्दम कर दिया, और आज देख लें किधर खड़े हैं। हमारा एक ही हल है कि आज भी हम उसी दो कौमी नजरिया जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे कायम था उसको अपना ले, और स्टेट का जो मफाद है उसको डोमिनेट कर लें, और जाती मफाद को सेकंड कर लें, हमारी फलाह है। दरभला इसका करना जरूरी है। जब आप स्टेट के डोमिनेट करेंगे ये छोटे मोटे मसाइल, बाकी जहां तक ना साहब ने डिसिप्लिन की बात की, वो यकीन करें ये जो करप्शन और बदनज़मी और बदइंतजामी हमारी सरायत कर दी है पूरी कौम में, नीचे से लेकर ऊपर तक, हम उसको बुरा भी नहीं समझते, और बुरा समझा नहीं जाता।
سر یوزڈ ٹو ہو گئے ہیں یہ لوگ, حق سمجھتے ہیں. ہاں اب میں ایک ذاتی مثال نہیں دینی چاہیے, مجھے یاد پڑتا ہے تو ہماری گلی میں جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں ٹاؤن تھا, وہاں پہ ایک پٹواری صاحب تھے, تو ان کے گھر سے کبھی کوئی جیسے گاؤں میں وہ ڈش بھیج دیتے تھے, تو کوئی کھانے وانے کی چیز ڈش آ جاتی تھی تو میری والدہ کبھی ہمیں نہیں دیتی تھی. وہ میرے بھائی نے ایک ڈاگ رکھا تو اس کو ڈال دیا. ہم کہتے امی کیا کرنا, کہتی وہ سننے میں آیا کہ وہ رشوت لیتا ہے. تو رشوت کا یعنی جس وقت کانسیپٹ آج سے پیرنٹس بتاتے تھے 40 سال او بھائی, آج تو جو رشوت اور وہ ہے وہ صاحب عزت ہے, بالکل تو صاحب اعراض ہے. لوگ اس سے دوستی رکھنا, اس سے اپنی قربت بڑھانا وہ باعث عزت سمجھ رہے ہیں. اور بربلا کہتے ہیں آج آپ کسی دفتر میں چلے جائیں, ہماری ذہنی ناپختگی کی اور ہمارے سوال کی, ہماری میں کیا کہوں, میرے پاس ورڈز نہیں ہیں, اتنی میچورٹی اور اتنی حد ہو گئی ہماری پستی کی کہ آپ کسی دفتر میں چلے جائیں, وہ کہیں گے بھائی جان اتنے پیسے دیو, فائل لگے چل سکتے. سر وہ کہتے ہیں مٹھائی آپ کو مٹھائی بتائیے قائد اعظم نے یہ مٹھائی کے لیے پاکستان بنایا. بالکل صحیح بات ہے. یہ تو قومیں اس طرح پنپتی ہیں, اربوں خربوں کے آپ کے سکینڈل آ رہے, پرواہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں یار 2000 لے آتی 10,000 لے, لاکھ والی تو بات ہی نہیں ہے ابھی. بالکل صحیح بات ہے. ایک بات بتاؤ اس میں, سوری فار انٹرپشن, اس میں اگر میں جتنا ہم نے سروس کی یا جتنے ملک ہم نے دیکھے, میں آپ کو برملا کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا ہے یا جو ہمارا سسٹم ہے یا جو میں نے بھی کہا ہے, میں نے بہت سارے ملک دیکھے ہوئے. میں نے دیکھا کہ پولیس. سر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین ہم لیتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک سے پہلے جو بڑی اچھی ہماری گفتگو چل رہی تھی کرنل خالد صاحب سے اور کرنل باقر صاحب سے, مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اگر ہم خواتین کی بات کریں تو محترمہ فاطمہ جناح کو ہم نہیں بھول سکتے. ان کی جو جد و جہد ہے آزادی کے, انہوں نے بڑا مین رول ادا کیا ہے نا, اگر خواتین کے حوالے سے وہ بھی پیچھے نہیں رہی. اس حوالے سے سر تھوڑا سا بتائیے گا آپ. دیکھیں محترمہ فاطمہ جناح اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ دے, آمین. ان کی خدمات ہم جو بھی بات کریں وہ بہت چھوٹی ہوگی. ان کی خدمات کو قائد اعظم نے خود اعتراف کیا. جی قائد اعظم کی ایک اقتباس میں آتا ہے کہ اگر محترمہ فاطمہ جناح میرے ساتھ نہ ہوتی تو شاید میں یہ اتنا بڑا مشن خود مکمل نہ کر پاتا. جی اس کی وجہ ہے کہ وہ قائد اعظم کے ہر دکھ, ہر سکھ, ہر تکلیف, ہر اچھائی, ہر برائی میں اس عظیم عورت نے قائد کا ساتھ دیا. جی بالکل. اور ساری زندگی وہ قائد کے شانہ بشانہ اس آزادی کی جدوجہد میں. اور ایون آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب قائد کو آخری لمحات میں بیماری پڑی زیارت میں, جی بالکل, she was the only one جنہوں نے ان کی تیمارداری, ان کو لک آفٹر اور قائد کی آخری سانسوں تک وہ ان کی ساتھ رہی اور ان کو مادر ملت کا خطاب دیا اس قوم. تو میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کی سیاسی, سماجی اور پوری زندگی کی وہ ساتھی ہیں اور وٹنس ہیں. اور عورتوں کے اندر جو سیاسی شعور تھا وہ محترمہ فاطمہ جناح نے جگایا. اور اس کے بعد قائد اعظم کی وفات کے بعد انہوں نے اس سیاسی سفر کو خیر باد نہیں کہا, بالکل, بلکہ اس سٹرگل کو بیگم رانا لیاقت علی خان کے ساتھ مل کے
फौजी आमिर अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन में हिस्सा लिया और बड़ी तादाद में लोगों ने उसको वेलकम किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बेचारी इलेक्शन नहीं जीत सकी और बाद में इस दुर्दार फानी से वो कूच कर गई और उनका मदार वो भी इलेक्शन वैसा ही हुआ था जैसे आजकल होते हैं। फातिमा जिन्ना ने कायदे आजम की सबसे बेस्ट एडवाइजर थी, हिम्मत भी बनाती थी, एडवाइस भी करती थी और उनको क्या नाम है, उनकी दवाई, उनकी सेहत, उनकी खाना पीना, हर चीज को बिल्कुल जैसे एक बहन को करना चाहिए। तो वो हाँ, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, उसकी रीजन पता क्या थी कि कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत असूल पसंद इंसान जी। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी असूलों पे कंप्रोमाइज नहीं किया। अब वो बदकिस्मती से उनकी जो वाइफ थी उनके साथ उनका सिलसिला नहीं रहा, तो वो अकेले थे जी। तो ये बहन थी जो ने उनको उस वक्त मुश्किल वक्त में सहारा दी जी, बिल्कुल, और उनके साथ चली। और ये सहारा कोई इतना छोटा नहीं था, उनके बेशुमार स्ट्रगल के मराहिल थे अंग्रेजों के साथ, हिंदुओं के साथ, और तीसरा एक अपना जो फ्रंट का फ्रंट था उनका मुकाबला करना, नेगेटिव फ्रंट जो था, ये तीन। और एक इस तरफ कौन थे, अकेला कह दिया, अकेला, यानी अपना मुसलमानों का जो नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड थे, मुखालिफ थे, जो काफिर कायदे आज़म काफिर, फिर हिंदू तो वैसे मुखालिफ थे, फिर ये तो ये था, और अंग्रेज साम्राज्य वो देखना। अच्छा, वो मैं गुजारिश कर रहा था कि अंग्रेज क्यों खिलाफ थे? जी बिल्कुल, रीजन अंग्रेज इसलिए खिलाफ थे कि अंग्रेजों ने मुसलमानों से हुकूमत छीनी थी जी। वो ये समझते थे कि इस इक़्तिदार का अगर कोई वापसी पे इनका हाकिम या वारिस है वो मुसलमान है, तो यही करेंगे हमारे, इसलिए हमने इन मुसलमानों को नहीं देनी जी। क्योंकि बहादुर शाह जफर जो लास्ट थे हमारे हाकिम हैं मुसलमानों के, उनसे इन्होंने लिया था जी, जो कब्जा किया था। तो वो ये समझते थे कि जो स्ट्रगल होगी या जो विरासत के हकदार होंगे मुसलमान है, इसलिए उन्होंने हिंदुओं के साथ दरपदा मिलके, सिखों के साथ मिलके मुसलमानों के साथ ये साजिश की और मुसलमानों के अंदर तीन डिवीजन पैदा कर दी उन्होंने। बंगाल के अंदर अलग, इस पाकिस्तान के अंदर अलग, हिंदुस्तान में अलग, यानी मुसलमानों की कुव्वत को तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया जी। तो ये एक अंग्रेज की साजिश थी जो वो बहरहाल इसका कंसेप्ट लुबे लुबाब यही है कि हमारे अंदर एक इत्तेहाद की जो एक कमजोरी है जो अभी तक चली आ रही है, इसके लिए है कि अगर हमारे पेरेंट्स दोबारा, मैं इस टीवी चैनल के विसासत से कहना चाहूंगा कि खुदारा हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं या जिनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो जरूर थोड़ा सा फुर्सत टाइम निकाल कर लोगों को, अपने बच्चों को जो जहां भी है, वो जरा उनको ब्रीफ करें कि यार आजादी क्या चीज है, अच्छी तालीम क्या, अच्छा पे तहजीब क्या चीज है। इसी तरीके से अगर आप ये देखें कि जो भी इंपॉर्टेंट दिन आता है पाकिस्तान में, तो तमाम अखबारों में एडिटोरियल छपते हैं, बड़े बड़े मेन पेजेस के ऊपर। सॉरी, तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि उन बच्चों से, चाहे वो कॉलेज में, स्कूल में, कि वो जरूर पढ़ा करें, और बेशक आप पढ़े ना पढ़े। मसला भी 14 अगस्त को अखबार के ऊपर पूरा आजादी का कहानी लिखी होगी कि क्या चलिया, मुसलमानों ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, हिंदुओं ने क्या किया, कत्ल गारिब क्या हुआ, कितने लोग अपनी जानें गवा बैठे, कैसे कैसे जुल्म हुए बच्चों पे, खवातीन पे, जब वो ट्रेनों पे या पैदल आ रहे थे। तो मेरा ख्याल है बच्चों को, माँ बाप को भी चाहिए, उत्साहिया को भी चाहिए। अब हमने कंटोनमेंट में तो ये देखा है अपने कंटोनमेंट्स में कि वो 14 अगस्त हो या 6 सितंबर हो या 23 मार्च हो, तो सारे स्कूलों में एक फंक्शन होते हैं, बच्चों को कहते हैं कि जी वो तकरीर लिख कर लाए। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में और इधर उधर ये बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। यस सर, बिल्कुल। करिकुलर के साथ अब देखो को करिकुलर एक्टिविटीज में भी जो है ना बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए, इसके बारे में सेमिनार्स कंडक्ट करने चाहिए। मेरे ख्याल में मैं गुजारिश करूंगा कि सोसाइटी के हर तबके में
जो भी सेगमेंट्स के लीडर्स हैं या ये प्रीचर्स हैं, उलमा हैं, टीचर्स हैं, वालिदैन हैं, इवन मस्जिद के इमाम भी सर, हाँ, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। करना हाँ हाँ चाहिए। कर सकते हैं सर। बहुत मैं बताऊं, ये एक दीमक है। Yes. अगर आज हम इसको अफरा तफरी करेंगे और इसी तरीके से हम चलते जाएंगे, मेरे मुंह में खाक, एक दिन आएगा ये कौमें तबाह होते नहीं देखते आप? Yes, sir. आज की सोसाइटी में अब आपने देखा जो कौमें अपने मिशन से, अपने माटो से, अपने बेरारवी में आ जाती है, खत्म हो जाती है। Yes. हाँ, मुसल्लत हो जाता है वो बाहर से आके बड़ी खूबसूरती से। आपके यूनाइटेड मिशन पे सर आपने देखा होगा जितनी हमारी फौजें थी, मैं आई वाज शॉक्ड। ये 2-3 मिशन पे हम गए, कॉन्गो है और पहले सूडान भी होता था, हेटी में था। यस, बिलीव यू मी, मैं वहां की हालत नहीं बता सकता कि एक खाने के लिए जो वहां पे सूरत हाल है मर्दों के और खवातीन की, जी। टेरेबल, बिल्कुल दैट वाज टेरेबल कि एक खाने के लिए और मार देते हैं सर एक दूसरे को। Yes, sir. आप गाड़ी का शीशा नहीं नीचे उतार सकते। Yes, sir. और मतलब असमत दरी की इंतहा है। एक रात की रोटी के खाने के लिए बेचारे अपनी असमतें लुटा रहे हैं और नेकेड, कोई वो नहीं है। ये है, अगर आप अपनी कौम की आजादी को सही तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे तो लोग तरबतर हो जाते हैं, खाना नहीं मिलता, तो तालीम नहीं मिलती, वो नहीं। सर पाकिस्तान में तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो ज़ल्ज़ला हो, चाहे वो भूख हो, चाहे वो कोई भी हो। मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से हम एक दूसरे की मदद करते हैं, इसको सिर्फ थोड़ा सा ये है कि वो बंदों में बार बार आपने वो चीज जो है ना वो उजागर करनी है। हमारी जो नई नस्ल है ना वो बिल्कुल ऐसे समझे कि पटड़ी से उतरी हुई है, और वो जो चीज है ट्रैक पे लाना है हमें, ट्रैक पे लाना है। जी। और वो माँ बाप कर सकते हैं, टीचर कर सकते हैं, मस्जिद के इमाम कर सकते हैं, चाहे आप 2 जुमले ही कहें आजादी की अहमियत के ऊपर, बहुत फर्क पड़ता है। आप देखें, हम 22 करोड़ का मुल्क है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह जी। और कभी कभी मैं देखता हूँ जब बाहर सड़क पे जाए, लश ग्रीन, व्हाट ए कंट्री यार, इट्स ब्यूटीफुल। आपके पास क्या नहीं। मेरी बेटी इधर मस्कत में थी, होती है वहां पे, बैरन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या है, 1.5 करोड़ का मुल्क है, ईरान चले गए 2 का है, आगे शाम, इंडिया, ये सऊदी अरब, छोटे छोटे मुल्क है, 3 करोड़ 4 करोड़ ऐसे छोटे, लेकिन डिसिप्लिन, ट्रैफिक का डिसिप्लिन, मार्केट का डिसिप्लिन, आपको एजुकेशन का, आप यू विल बी सरप्राइज कि यार ये छोटी सी बंदूकों में जिनको बात करने की तमीज नहीं। ये बंदूक तो कुरान मैं इस बात का जो मैं बीच में जिक्र कर रहा था और इन्होंने ब्रेक ले ली, मैं यही कहना चाह रहा था कि जो मैंने बाकी मुल्कों में और अपने मुल्क में फर्क देखा वो ये देखा कि हमारी जो पुलिस है उसके अंदर सियासी मुदाखलत इतनी ज्यादा है कि वो बेचारी बिल्कुल हेल्पलेस नजर आती है। Yes, sir. ये बुनियादी ईंट है जो किसी की मुल्क की आजादी को बरकरार रखती है। ये ईंट अपनी जगह से हिली हुई है। अगर आज हमारे सारे सियासतदान और जितने भी, चाहे वो फौजी अफसर हैं, सीनियर, ये सबके लिए ये पैगाम है, अगर आपने पुलिस को इंडिपेंडेंट न किया, उसको खुद मुख्तार न बनाया, तो हमारा माशरा बिगड़ता चला जाएगा। एक खौफ होता है पुलिस का कि भाई सामने आ रहा है, ये चालान कर लेगा, अगर मैंने साथ वाले के पत्थर मारा ये आके मुझे शिकायत कर देगा, मैं पकड़ा जाऊंगा, या किसी किस्म का भी कोई हल्ला गुल्ला। यहाँ पर हर चीज कंप्रोमाइज हुई हुई है, सिर्फ उसी एक बेसिक चीज पे। तो मैं बरमला ये कहूंगा कि हमारे मुल्क के अंदर अगर आपने डिसिप्लिन बरकरार करना है और एक अच्छा माशरा बनना है, तो पुलिस को, हमारी सिविल पुलिस को इंडिपेंडेंट करें, उसको तमाम इख्तियारात दें। आप देखें कि इस मुल्क के 60 से 70%
مسلسل جو جرائم ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اچھا کرنل باقر، کافی اچھی آپ لوگ سے گفتگو ہوئی۔ اچھا تھوڑا سا چٹ چیٹ کرتے ہیں کہ آپ کی بچپن میں کس طرح سے جو ہے نا 14 اگست سیلیبریٹ کرتے تھے، کس طرح سے ایکسائٹیڈ ہوتے تھے، کیا کیا آپ کی تیاریاں ہوتی تھی؟ ہم جی سب سے پہلے تو ہمارے جو والدین تھے وہ 14 اگست کے آنے سے پہلے ہی پاکستان کے پارٹیشن کے بارے میں کہانیاں سنانی، میری دادی اماں، میری والدہ، میری تائی اماں، میری چچیاں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے، یہ بیٹا یہ ہوا جب ہم ٹرین میں آ رہے تھے تو فلانے کا بچے کو مار کے یہ کیا وہ کیا۔ پھر وہ یہ کرتی تھی کہ ہمارے جو کرتے تھے جو ہم پہنتے تھے، پھر وہ سبز رنگ کے کرتے سیتی تھی اور نیاز ہوا کرتی تھی پاک آزادی کے لیے، اور اسکولوں کے اندر پورے فنکشن ہوتے تھے۔ ہمیں کہا جاتا تھا کیونکہ ہمارا اسکول بالکل گھر کے ان کے ساتھ تھا گھر کے، تو ہم جناب تقریر ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ نے 14 اگست میں قائد اعظم کے اوپر، فاطمہ جناح کے اوپر، لیاقت علی خان پہ، بیگم لیاقت پہ، یا اسی طرح کے جو ہمارے ایسٹ پاکستان کے بڑے بڑے لیڈر تھے، کسی کا نام دے دیا جاتا تھا تو ہم اس کے اوپر وہ تقریر کرتے تھے، اور بڑے خاموشی سے، بڑے ڈسپلن سے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ جو تقریر ہو گئی نا تو کوشچن پیپر میں، چاہے وہ اس کا ہسٹری کا پیپر تھا یا اسلامیات کا پیپر تھا یا اردو کا پیپر تھا، اس میں سے ایک سوال آ جاتا تھا۔ ہاں، اس میں کہ پاکستان کی آزادی میں کن کن لوگوں نے حصہ لیا، 5 نام لکھے۔ تو وہ پھر ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو یاد رہتی ہے اور اس کو یہ پتا چلتا رہتا ہے۔ اب وہ سوال ہی غائب ہے، بالکل یہ چیز ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم سارے اکٹھے ہو کے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگاتے تھے، شہر میں بھی جاتے تھے، اور وہ سیٹیاں ہوتی تھی ان دنوں میں، اب تو ڈھوٹو آ گئے نا بڑے بڑے آدمی باجے، تو بہت ساری وہ کر گئی۔ لیکن ہماری قوم اب بھی بڑے جوش و جذبے سے آزادی مناتی ہے، لیکن باقی 364 دن جو ہے نا اس میں اپنی تمیز، اپنا اخلاق، اپنا اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا، اس کا بہت سخت ضرورت ہے۔ اس میں سیاسی لیڈروں کو چاہیے کہ جب ایسی موقع آئے، 14 اگست آئے، تو زیادہ سے زیادہ ایسے پیغامات دیں قوم کو۔ بھی لوگ سنتے ہیں، سارے دن ٹی وی چلتے ہیں، لوگ ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے، تمام چینل، پرائیویٹ چینل بھی جو ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ہسٹری بیان کریں، تھوڑے سے وہ پرانے لوگوں کی یاد تازہ کرائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ جی تہذیب کیا ہوتی ہے، آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ بتانا بار بار ضروری ہوتا ہے، نہیں یاد رہے جوانی ہے کیا چیز ہے، اس میں اس کو فلم کا جوش چڑھا ہوا ہے، کوئی لٹو کسی نے چلانا ہے، کسی نے گلی ڈنڈا کھیلنا ہے، تو وہ کھیلتے رہے، کوئی منع نہیں، کرکٹ کھیلیں جو مرضی کریں، لیکن 14 اگست کی جو وہ ہے یہ دن جو ہے اس کو پورے جوش و جذبے سے منانا چاہیے، اور والدین اور ٹیچر کا کام اس میں، اور امام مسجدوں کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر یہیں سے گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے کرنل ستار اور کرنل باقر، ان سے گفتگو جاری ہے اور ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ سر کرنل، آپ مجھے بتائیے گا کہ ہم لوگوں نے اتنی قربانیاں دی، ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے، بچوں نے، سر اب اگر ہم مہنگائی کی بات کریں، بچے کو پتا ہے کہ اس قدر مہنگائی ہوگی، سر اب ہم اپنے وطن کو کس طرح جو ہے نا کون سے ایسے کام کریں کہ ہم اپنے وطن کو بہتر کر سکتے ہیں؟ لیکن جی گزارش میں جیسے پہلے بھی آپ سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی سنسیئر لیڈرشپ دے آمین، جو اس ملک کی مفاد کو ڈومینیٹ کرے اور ذاتی مفاد کو بعد میں رکھے۔ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے، ہر طرح کے موسموں سے نوازا ہے، اور اس میں جتنی پوٹینشلز ہیں شاید ہی دنیا کے کچھ ملکوں میں ہوں جو ہمارے پاس ہیں۔ بالکل، صرف اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے اور اس آرگنائزیشن کو صحیح سمت میں لانے کی ضرورت ہے۔ اور یقیناً آج جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں، جتنی مہنگائی کا طوفان ہے،
ایک عام متوسط طبقے کا گزارا ہونا بہت مشکل ہے. بالکل. اور یقیناً اس سے نہ صرف معاشرتی برائیاں، سماجی برائیاں، سوشل اخلاقی برائیاں بھی جنم لیں گی. جی بالکل. لے رہی ہے سر، ہو چکا ہے اور لیں گی بھی زیادہ. اس سے زیادہ اگر اس کو آج کیٹر نہ کیا گیا تو چیزیں آپ کے اس سے باہر ہوں گی. آج بھی وقت ہے کہ ہمارے صاحب اقتدار لوگ ہوش کے ناخن لیں اور قائد اعظم کے اس اصول کو جو انہوں نے قوم کی بہتری کے لیے دیے ہیں جی اس کو بروئے کار لا کے اس قوم کے مستقبل کا سوچیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں اور اس قوم کو ترقی کی طرف گامزن کریں جیسے دنیا میں ترقی پذیر قومیں ہوئی ہیں. جی. ہمارے سے بعد میں آزاد ہونے والی قومیں آج اوج ثریا پہ قائم ہیں اور ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. بالکل. تو خدا را میرا تو یہی گزارش ہے آپ کے توسط سے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے اختلافات کو بھولیں، ان کو پس پش ڈالیں، قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، اس خداداد مملکت کے لیے. آپ کو قائد اعظم کا واسطہ دیتے ہیں ہم جی. اس قوم کے لیے سوچیں اور اس کو اس عذاب سے، اس مہنگائی کے عذاب سے، اس کرپشن کے عذاب سے، اس رشوت کے عذاب سے اور اس ناانصافی کے عذاب سے نکالے. جی بالکل. یہی اس کا حل ہے. اور اگر آپ اپنے مسائل میں، اپنے ذاتی مفادات میں، اپنے جھگڑوں میں پڑے رہے تو پھر اللہ حافظ جی، پھر اس کا کوئی علاج نہیں. اس میں میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا جی سر، کہ اگر ہماری لیڈرشپ کسی بیرونی طاقت کا اعلی کار نہ بنے اور صرف اپنے ملک کے مفاد کو مد نظر رکھے تو آپ یقین مانیں کہ دنوں میں اس کی تقدیر بدل جائے گی. وہ اس طرح کہ ہم جتنے بھی باہر سے آئیڈیا آتے ہیں نا اس کو نقل بھی کرتے ہیں، اس کو آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں. ہم اپنی شناخت ہی بھول گئے. بالکل. اور جب یہ شناخت ہم اپنی بھول گئے ہم ہر چیز باہر کی کاپی کرتے ہیں. بھائی ہماری آپ دیکھیں، ہمیں صوبائیت میں ڈال دیا، ہمیں فرقہ واریت میں ڈال دیا، ہمیں لسانی جھگڑوں میں ڈال دیا. کس کا قصور ہے؟ ہمارے اپنے لوگوں کا قصور ہے، ہماری سیاسی قیادت کا قصور ہے، باقی بھی جو معاشرے میں بڑے بڑے لوگ ہیں ان کا قصور ہے. بھائی ابھی اور اس کے ساتھ ملک کے ساتھ کیا وہ کھلواڑ کرو گے کہ اگر آپ نے یہ چیزیں ٹھیک نہ کی تو یہ مہنگائی کا طوفان جو ہے یہ بہت اوپر تک چلا جائے گا اور لوگ ایک دوسرے کو ذبح کر دیں گے. اللہ تعالیٰ وہ وقت نہ لائے، لیکن بہت جگہوں پر اس طرح کے فسادات مہنگائی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے آپ عام دن نہیں دیکھا کسی نے رکشے کو آگ لگا دی، کسی نے بچوں کو مار دیا. تو مطلب یہ چیز اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ جب تک ہماری قیادت اگر یہ چیز نہیں اپنائے گی اور برملا اس کا اظہار نہیں کرے گی تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. کرن صاحب نے ٹھیک کہا، رشوت ستانی ہے، عدالت میں بہت ساری ناانصافی ہے، کام ٹھیک نہیں ہو رہا، ہزاروں لاکھوں کے حساب سے کیسز پینڈنگ پڑے ہیں. تو عدالت کی سے بھی ریکویسٹ ہے، صاحب اقتدار سے بھی ریکویسٹ ہے، صاحب اپوزیشن سے بھی ریکویسٹ ہے، عام معاشرے کے لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ بھائی آپ کو اپنی ایمانداری اپنانی ہوگی. اس کے بغیر ہماری قوم ترقی نہیں کرے گی. جہاں تک ہمارے ملک کی وسائل کی بات ہے، آپ اس کو 1 سال دے دیں اور اس کے اندر کوئی انٹرفیئرنس نہ کریں، صرف آپ یہ کوارڈینیشن کریں یا وہ کہہ دیں کہ میں کوئی غلط کام نہیں ہونے دوں گا. آپ یہ دیکھیں یہ تمام پیرامیٹر یہ قوم 1 سال میں کراس کر جائے گی اکنامکس کے. یہ اس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے، چاہے اس کی زراعت ہے، چاہے اس کی مینوفیکچرنگ ہے، چاہے اس کی کیا نام ہے آئی ٹی کا ہے اور انڈسٹریز ہے، چاہے ٹیکسٹائل ہے، یعنی وہ نیم اٹ ساری چیزیں. صرف ایک ماحول اچھا چاہیے، لیڈر چاہیے، ایک سچا لیڈر چاہیے اور وہ پوری اوقات کی نظر رکھے کہ بھئی کہیں کوئی غلط کام نہ ہو اور وہ سب کو جو اس کی ٹیم ہو اس کے اندر جو اس کی سلیکشن ہے وہ ایماندار لوگوں کی ہو، وہ اپرچونسٹ نہیں. وہ جو موقع پرست آ جاتے ہیں نا وہ ساری کی ساری پارٹی کو ہائی جیک کر لیتے اور سارا کام خراب ہو جاتا ہے. کسی پریشر میں نہ آئے. لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں میرے اور آپ کے ڈسپلن کی ایک ہی اینٹ ہے، انڈیپینڈنٹ پولیس. جس دن پولیس ٹھیک ہو گئی، میں نے کہا ہے آپ کے 60 سے 70% ایپ جو سوسائٹی کے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. ہمارے اندر خود بخود ڈسپلن آ جائے گا، ہم خود بخود خوف کھائیں گے، ہم خود بخود احتیاط کریں گے اور پھر آپ دیکھنا
हो जाएगी, कोई जाली दवाई भी नहीं बेचेगा, कोई सब्जियों में वो नहीं करेगा, दालों में कोई फ्रॉड नहीं करेगा, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं कर्नल साहब की बात को थोड़ा सा ऐड करूंगा जी। ठीक है, पार्शली तो मैं इनसे एग्री करता हूँ, लेकिन पुलिस ही सारे मसलों का हल नहीं है। पुलिस भी आगे कहीं होता है, हमारे सिस्टम में बड़ी खराबी है। बिल्कुल कानून मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। बिल्कुल सारा निजाम जो है वो बिगड़ चुका है ऊपर से नीचे तक। ये लेकिन अब एक अकेला पुलिस को मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं। नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, नॉट एट ऑल। पुलिस के एक डोमेन अलावा भी 1000 फील्ड्स हैं जहाँ उनका नहीं अमल। सर मैंने एक ही मिसाल दी थी ना, आप जो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने नहीं सर, एक चीज मेरे इसके आप डिस्कशन से निकलता हूँ ना, मुझे कोई खौफ नहीं होता। पुलिस वाले ने चलान किया, मैंने फौरन किसी सीन को रिंग कर दिया, पत्थर मारा, शोर मचाया, सारे रात डिस्को चलाता रहा। ये एक सेगमेंट जरूर है, सॉरी वाकई होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो रौला इससे बढ़ के है। मिसाल के तौर पर ले रहे हैं, या पुलिस का क्या किरदार है? सूदखोरी का निजाम पड़ा हुआ, पुलिस का क्या किरदार है उसमें? हमारे पैदा पुलिस का क्या किरदार? हमारे वहाँ इंसाफी हो रही है, किरदार है उसमें? जमीन पे बंटवारा, हमारे घरों के अंदर जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उन्हें देखिए, पुलिस का एक सेगमेंट। सर बात करें, अगर मैं ठीक हूँ जो मैं अपना काम कर रही हूँ, अपना काम नहीं करे, फिर सिस्टम को तो नहीं, एक हम मैं समझता कानून की इम्प्लीमेंटेशन जी, अगर की इम्प्लीमेंटेशन सिवा करवा सकता नहीं, वो चाहे छोटी उससे सर, वो तो बेसिक FIR जो बनती है ना, तो पुलिस अगर उसमें सच लिखे ना तो अदालत अगले दिन टूक देगी। सारी पुलिस जो है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं होती जी। सारी चीजों पे FIR नहीं चलती होती, कुछ चीजें रेवेन्यू में चली जाती हैं, कुछ चीजें मसालत में आ जाती हैं, कुछ चीजें बगैर FIR के मुल्की मामला सारे FIR में नहीं है। जो एक अलग डिस्कशन है, मकसद एज ए होल कहने का ये है कि अल्लाह ताला हमारा कोई हाकिम ऐसा ले आए जो सिंसियर हो इस मुल्क के साथ, चीजें सारी ठीक हो जाती है। बदकिस्मत ये हुई है कि यहाँ पे सारे हाकिम अभी तक, मैं मेरा छोटा मुंह बड़ी बात, आई एम नो वन टू कमेंट लीडर को मैं कर सकूं, अवामी हिमायत हासिल हजारों करोड़ों लोगों के नुमाइंदे हैं, लेकिन अपीरेंटली जब चीज हमारे तक आती है तो लगता ऐसा है कि ऊपर वाले हाकिम की सुनाई नहीं दी जा रही, लोग हाई जैक कर लेते हैं, जैसे कर्नल साहब ने कहा, मफाद परस्त लोग उनके पास आ जाते। अल्लाह ताला एक ऐसा कोई निडर किस्म का बंदा ले आए जो इन सब से बरखिलाफ हो के कानून की हुक्मरानी को नाफिज कर दे, तो 1 साल के अंदर, जैसे हम एग्री हैं, इस कौम के अंदर बहुत पोटेंशियल है। कोई बाकिर, आप जाते जाते जो है ना हमारी यूथ को कोई एक छोटा सा पैगाम देना चाहे 14 अगस्त के हवाले से? 14 अगस्त के हवाले से एक ही बात कहूंगा कि आजादी बहुत बड़ी नेमत है, को जवान ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने डिसिप्लिन से, अपने बिहेवियर से, अपने रोजमर्रा के काम करने के। अगर ये नस्ल जो हमारी यंग जनरेशन है, अगर ये आजादी को पढ़े सब और उसके ऊपर करे, मैंने मोटरसाइकिल चलाने की एक मिसाल दी थी थोड़ी देर पहले, तो ये सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर आता है। अगर सारे यंग ईमानदारी से पढ़े, नकल न करे, तो मैं कहता हूँ ये मुल्क जो मेरिट है वो खुद ब खुद आ जाएगा, और लोग, हमारी यंग नस्ल जो है वो कल को इतना प्राउड फील करेगी कि यार मैंने बड़ी ईमानदारी से अपना जॉब भी किया है, मैंने अपने मुल्क से वफादारी भी शो की है, और मैंने अपने मुल्क के लिए जो हक मेरे जिम्मे जो हक था और काम करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मैंने अदा कर दिया। इससे इतनी दिल में खुशी होती है कि मेरा ख्याल है अगर मेरा ये पैगाम हमारे यंग जनरेशन को पहुंच जाए तो, और वो उसमें अमल दरामद करें, तो हमारे लाखों सलाम। कर्नल खालिद साहब, आप कोई छोटा सा पैगाम देना चाहें? हमारी इस आजादी की नेमत को पहचाने और उसी वक्त पहचानेगी, रसूल को, ईमान, सबसे पहले ईमान को लाएं और इत्तेहाद कायम करें। अपने इस इंतशार को जो इस कौम में पैदा हुआ है, इसको खत्म करें, इत्तेहाद कायम करें, डिसिप्लिन कायम करें अपने अंदर,
اور यूनिटी यूनिटी, ये सबसे बड़ी नेमत है। सर वो 3 लफ्ज जो है ना, उसमें सब कुछ छुपा हुआ है, उसमें सब कुछ है, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ फौज में नजर आती है और कहीं नजर नहीं आती। बिल्कुल। अच्छा, अब फौज में इसलिए नजर आता है कि हमारे चेन ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट है कि एक कर्नल आर्मी का जो सीईओ होता है, कमांडिंग ऑफिसर, वो जो ऑर्डर करता है, अपनी जजमेंट पेश करता है, सारे लोग उसको करते हैं, यूनिटी नजर आती है। वो फिर कंपनी वाला अपने कंपनी कमांडर्स को वो बिलीव करते हैं कि मेरे जो कमांडर ने मुझे ऑर्डर दिया है, फेथ जो है, उसको यकीन होता है, यकीन होता कि जी कंपनी कमांडर साहब ने जो ऑर्डर दिए या सीईओ ने ऑर्डर दिए, तो वो पीछे घर में बैठा, वो आगे होता है सबसे। अगर आपको रात को रूट मार्च करना है तो कर्नल आगे चलता है, बिल्कुल, कंपनी कमांडर आगे होता है, पीछे ये लोग होते हैं। इसी तरीके से अटैक करना है, आपने कहीं हमलावर होना है, कि वो आगे होते हैं। हाँ, इसी तरह फ्लड में, ज़लज़ले में सब आपसे मौजूद होते हैं, आगे। इसलिए वो लोग यकीन करते हैं कि भाई ये बंदा जो ऑर्डर दे रहा है, ये वो घर बैठा तो नहीं है, ये तो खुद आगे हमारे है, तो हम इसलिए उनको यकीन कामिल हो जाता है कि जो बात कर रहा है ये खुद इस पे अमल पैरा है, तो हम भी साथ होंगे जी। तो इसलिए जब आपका यकीन और डिसिप्लिन, इस हमारी तो कौम इंक्लूडिंग हम भी बेरारवी का शिकार। बिल्कुल सर। और जो कर्नल साहब ने बात की मोटरसाइकिल की छोटी सी, खुदा की कसम अभी चले जाए सर जी, कोई बंदा अपनी गलती मानने के लिए तैयार है। एक आदमी मुझे दिखा दे, बल्कि मुझे एक दिन हैरत होती, बात यहाँ करनी नहीं चाहिए, वो मेरे दोस्त थे इसमें, यहाँ पे ये जो डिस्ट्रिक्ट जेल है, मैं वहाँ पे उनसे वैसे मिलने चला गया, तो वो मुझे कह रहे थे कि कर्नल साहब, ये सारे क्रिमिनल आते हैं, बैठते हैं, अच्छा आप इतनी बातें करते हैं, और यूं है यूं, चलें मुझे मैं लेके चलता हूँ, एक आदमी कहलवा दें इनमें से जो कहे मेरा कसूर है, दे आर इन द प्रिजन, जेल में है। कोई आदमी जिसने 302 का भी किया, उसकी लॉजिक है जी इसलिए किया है, तो ये यानी हमारी अपना फॉल्ट मानने का एक्सेप्ट ही नहीं है, जबकि जो मुहज़्ज़ब कौमें दुनिया की, वो जो क्राइम कर लेते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं, बल्कि उसको एक्सेप्ट करें और उसको बेहतर करने की कोशिश करें। तरीका तो है ही नहीं। इसलिए ये भी हमारे अंदर आना चाहिए। यंग जनरेशन को मेरे तरफ से ये पैगाम है कि पहले तो कोशिश करें कि आप डिसिप्लिन में आए और अपने अंदर इत्तेहाद का जज्बा पैदा करें, डिसिप्लिन पैदा करें, अच्छी बातों की तरफ दें, और ये बेरारवी, ये बर्दाश्त का जज्बा, हर वक्त लड़ाई का जज्बा और टॉलरेंस तो है सर, एटीट्यूड बड़ा नेगेटिव है, एटीट्यूड करते हैं एक दूसरे को, तुम्हारा कसूर है, ब्लेम बहुत करते हैं एक दूसरे को, एक्सेप्ट नहीं करते अपने गलती की कमजोरी है। अच्छा, दूसरा ये कि ये काटा अंग्रेज ग्रुप जो 4 अंग्रेजी के लफ्ज सीख लिए, थोड़े से पैसे आ गए, इसने भी ड्रामा क्रिएट कर दिया, थोड़े से पैसे आ गए, माँ बाप ने कहा चलो जी मोटरसाइकिल ले दो, वो सलेंसर उतारा, गाड़ी ले ली, और लो जी बंदे को बंदा नहीं समझ बाप का कैसे हो। हमारे पेरेंट्स को, बड़ों को, टीचर्स को, उलमा को, सूफिया को, सबको समझाना चाहिए कि नहीं यार, सोसाइटी के नाम्स ये हैं, पड़ोसी के ये हकूक हैं, मोहल्ले में ये हकूक हैं, सड़क के ये हकूक, तो फिर ही कहीं बात बनेगी। अभी तो काम थोड़ा सा गड़बड़ नजर आ रहा है। अल्लाह ताला हमें कायद के असूलों पे, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन पे, यही 3 वर्ड बहुत इसमें गहराई है, इसमें बहुत कुछ है। 75 साल पहले, 75 ईयर्स, ये और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले ये चीजें बता दी थी। ये 3 चीजें बताई हैं मुख्तलिफ तरीके से, और कायद ने ये बताई कि अच्छा इन 3 चीजों पे अमल कर ले, सोसाइटी सीधी हो गई, यूनिटी, डिसिप्लिन, बिल्कुल, लेकिन कर कोई नहीं रहा। तो यही पैगाम है यंग जनरेशन के लिए कि इस पे आए
और कौम को कौम बनाए। बिल्कुल। पाकिस्तानी बने पहले, उसके बाद बने कुछ और, बिल्कुल। उसके बाद बने आप पंजाबी, उसके बाद बने मलक साहब। वो तो है ना, वो तो है, वो तो है। आप सिर्फ पाकिस्तानी बने, पाकिस्तानी बने, बिल्कुल। यहाँ पे बन ये रहा है कि पाकिस्तानी नहीं बन रहे हम, बाकी सब मलक साहब बन रहे हैं। मलिक सारा कुछ, मैं पता नहीं मैं मलिक चौधरी साहब हूँ। बन रहे हैं, और पता नहीं क्या बन रहे हैं। जी। तो खुदारा गुजारिश ये मानने को हमसे कि खुदारा पाकिस्तानी बने। बिल्कुल। जब पाकिस्तानी बन जाओगे यू विल फील प्राइड, और अपने अंदर आपका जज्बा बड़ा होगा और आप महसूस करोगे कि मैं पाकिस्तानी हूँ। और जब आई एम द ग्रेटेस्ट, यकीन करें, जब आप अपने आप को पाकिस्तानी कहोगे तो फिर आपको क़ायद आज़म के फरमुदात याद आ जाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए कहा। कर्नल सत्तार खालिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। एक बार फिर से आपको जो है ना आजादी की बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you very कर्नल much. बाकिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी आप फिर बुलाएंगे तो फिर हम आएंगे जी, बिल्कुल। और आजादी की जगह फिर हम सितंबर में भी आएंगे, ये बुलाते रहेंगे, हम आते रहेंगे। ठीक है नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप मिलेंगी एक और नई होस्ट से, सदाए बतूल से। मुझे दीजिए इजाजत।